स्टेट से आगे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने दो टर्म बताए थे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो कि वो मूव नहीं कर रहा हो। जैसे देखो, ये सीसो जो झूला है दिख रहा है आपको, जिसपे दोनों बंदे स्टैटिक कंडीशन में मूव नहीं कर रहा ना। अरे समझ में आया मामला? बोलो। आप किसी, मान लीजिए स्टेप के कॉर्नर पे ऐसे खड़े हो गए, है ना, एकदम स्टेबल कंडीशन में, तो उसको क्या बोल सकते? स्टैटिक बोल सकते हैं। और क्या कर रहे थे, आपने मान लीजिए ट्रेडमिल कर रहे हो, तो ट्रेडमिल में आप भी मूव कर रहे हो और ट्रेडमिल भी मूव कर रही है ना। उसके जो रोलर लगा हुआ वो मूव करता है कि नहीं करता है बच्चों? करता है। बोलो बच्चों। अच्छा, ये मैंने आपको फ्री स्टेज वाला बोला था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा। विश्वजीत, इसमें आगे लिखा हुआ नहीं दिख रहा तेरे को कि ये मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा? हाँ, क्या ध्यान से सुनता नहीं है क्या तू? अरे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा तो मैं अपने आप एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ भैया, देखो सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, डिसोसिएटेड मोल्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना। डिसोसिएटेड मोल्स क्या होते हैं ये समझो आप। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझो। डिसोसिएटेड किसको बोलते हैं? अपन कोई भी रिएक्शन में, जैसे सपोज मान लो अपन ये बोले, बोलो ये मान लो ये ए से ये बी बन रहा है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए आपने इसके इनिशियली 10 मोल ले रखे हैं और ये 0 है, ठीक है। और मैंने ये बोला कि एट टाइम टी 10 में से 5 चले जाए, तो जो रिएक्टेंट के मोल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उसको डिसोसिएटेड मोल्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ, ए के डिसोसिएटेड मोल्स कितने हुए? ए के डिसोसिएटेड मोल्स कितने हुए? 5 हुए ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच हैज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, विच हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज डिसोसिएटेड मोल्स। अब बताओ, अगर 10 में से 5 चले गए तो कितने परसेंटेज चले गए? बोलो बच्चों, कितने परसेंटेज चले गए? 50% चले गए ना। 50% चले गए। तो ये जो आप परसेंटेज में इंडिकेट करते हो ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ गया मामला? बोलो। तो देखो, क्या बोला मैंने कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट which has converted into product is known as dissociated moles, है ना। And when it is represented in percentage, then it is known as degree of dissociation। बोलो बच्चों, क्या मालूम? समझ में आया? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच हैज कन्वर्टेड, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो बच्चों सुनो, ऊपर वाला जो एग्जांपल है अपन इसमें ऐसा बोले, देखो बच्चों, इन above example dissociated moles of A 5 है, and degree of
डिसोसिएशन ऑफ ए, बोलो बच्चों क्या होगी? 5/10 इंटू 100 कितनी होगी? बोलो बच्चों 50%। होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। क्या आपको समझ में आई ये बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब देखिए बच्चों, सुनिए, ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन है ना बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, है ना? कैसे? अपन इस चीज को डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों। देखो क्या बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे ईच रिएक्शन occurs according to स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, जानते हो क्या? बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? बैलेंस इक्वेशन में आगे जो फैक्टर लिखे होते हैं ना, इनको बोलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये बच्चों ए से ये 2b, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है बच्चों? 1 और 2 है बच्चों, 1 और 2 है। अब देखो बच्चों, t बराबर 0 पर हमने इसके 10 मोल ले रखे, ठीक है, और t सेकंड पर इसमें से मान लीजिए 5 मोल चले गए। तो मुझे बताओ ए के 1 मोल से बी के कितने मोल बन रहे हैं बच्चों? बताओ, ए के 1 से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना? तो 5 जाने से कितने बनेंगे बच्चों? जब इसके 5 जाएंगे तो इसके 10 बन जाएंगे क्या? बोलो बच्चों, बी के 10 बन जाएंगे। बोलो, अरे ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? समझ में आई? अच्छा, अब बताओ, ये 2a है, ये b है, स्टोइकियोमेट्रिक ये बच्चों, मान लो t इक्वल्स टू 0 पर इसके 10 मोल है और ये 0 है, और टाइम t पर मैं कहता हूं कि 10 में से 5 गए, तो बताओ b के कितने बनेंगे? बोलो बच्चों, देखो समझ में आ रहा है कुछ? b के कितने बनेंगे? ध्यान दो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। इसके 2 से कितने बन रहे हैं? इसके 1 बन रहा है ना, 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 1/2। तो 5 से कितना बनेगा? 5/2, यानी क्या हो गया बच्चों? 2.5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, 2.5 हो गया। आगे बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है बच्चों? बोलो, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं N2 3H2 2NH3, ठीक है बच्चों? अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं बात करूं इनिशियल मोल्स, ठीक है, इनिशियल मोल्स मान लो मैंने इसके लिए 10, इसके 40 और ये 0 है, ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो मान लो 5 है, ठीक है बच्चों? अब समझना इसको। तो देखो अपन बोलेंगे एट टाइम टी, तो मुझे बताओ डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब समझ में आया? 10 में से कितने मोल चले गए? बोलो बच्चों, 5 चले गए। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, जब मुझे बताओ नाइट्रोजन के 5 चले गए, तो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे बच्चों? बताओ, हाइड्रोजन के कितने जाएंगे? कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? देखो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे बच्चों? देखिए, जब इसका 1 जाता है तो इसका 3 जाता है, दिख रहा है? तो जब
इसका 5 जाएगा, इसके 15 जाएंगे बच्चों, इसके 15 जाएंगे बच्चों। आ गया समझ में? अच्छा, अब बताओ, नाइट्रोजन के 1 से 2 बन रहे हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया के 2 बन रहे हैं, तो 5 से कितने बनेंगे बच्चों? 10 बन जाएंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? अब देखो बच्चों, ध्यान दो, जो इसके मोल गए, जो इसके मोल गए और जो इसके मोल बने, है ना, 5, 15 और 10, इनका रेशियो बताओ। 5, 15 और 10, इनका रेशियो बताओ। देखो वही रेशियो ना जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिए, वही रेशियो है जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो देखो बचा कितना, 5, 25 और 10 बन गया। क्या ये बात इतनी सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई बच्चों। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास N2 3H2 है ना, 2NH3, आपको ऐसे दे रखा है, देखो बच्चों, इनिशियल मोल्स इसके दे रखे हैं 20, इसके दे रखे हैं 80, 0 है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहते हैं, ये कहता है कि एट टाइम टी dissociated moles of हाइड्रोजन, वो मान लीजिए आपके कितने हैं, मैं बोल देता हूं कि वो है आपके 9। ठीक है, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? 9 डिसोसिएट हो रहे हैं। अब समझना बच्चों ढंग से, तो मुझे बताओ, अपन बात करें बच्चों एट टाइम टी, है ना, हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहे हैं, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन के कितने डिसोसिएट हो रहे हैं? 9, तो 80 माइनस 9 करूंगा, पक्का कंफर्म? ठीक है, अब बताओ 20 माइनस क्या करूंगा? 20 माइनस क्या करूंगा बोलो बच्चों? 3 करूंगा क्या? समझ में आई बात? देखो बच्चों, जब इसका 3 जाता है तो इसका 1 ही जाता है, तो 1/3 इंटू 9, ये करेंगे क्या? ये करेंगे बच्चों, बोलो, ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, इसके 3 से कितने बन रहे हैं? 2, तो 1 से 2/3, तो 9 से कितने बनेंगे? ये बनेंगे क्या? 6। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? यूनिटरी मेथड लगा के हमने किया इसको, कोई डाउट है? बोलो बच्चों, आ गया सबको समझ में? यार एफ सवाल समझ में नहीं आया तेरे को? यार एफ सवाल, चलो अब देखो बच्चों सुनो, मान लो मेरे पास ये बच्चों है, ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इनिशियल मोल्स पूछूं, है ना, अगर मैं इनिशियल मोल्स अगर पूछूं आपसे, तो देखो मैंने ये दे रखे हैं बच्चों, मान लो इसके दे रखे हैं आपको 10, इसके दे रखे हैं 40, और आपको ऐसे बोल दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन वो है आपकी 40%। कितनी है बच्चों? 40% है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 40% है। तो अब आप बताओ बच्चों, 40% का मतलब समझ रहे हैं आप? 40% का मतलब समझ रहे हैं? 100 में से 40 जाएगा तो 10 में से कितना जाएगा बच्चों बताओ? 100 में से 40 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा। समझ में आ गया? यानी आपको क्या करना है, 10
माइनस क्या करोगे बच्चों, 40% ऑफ 10 काम में लेना है। ये बात समझ आई? बोलो बच्चों, 10 माइनस 40% ऑफ 10, यानी देखो बच्चों क्या हो गया, 10 माइनस 40/100 इंटू 10, तो कितने चले गए, 4 चले गए। तो देखो बच्चों 10 में से 4 गए। अब देखो बच्चों ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो बोलो बच्चों हाइड्रोजन के कितने जाएंगे? हाइड्रोजन के कितने जाएंगे? 12 जाएंगे क्या बच्चों? बोलो। जस्ट देखो ये 1 जाता है ना, तो ये 3 जाता है ना, तो ये 4 जाएगा, तो ऐसा करेंगे बच्चों। बोलो बच्चों, ऐसा करेंगे, है ना। अच्छा, इसके 1 से कितने बन रहे हैं बच्चों? 2 बन रहे हैं। ये 1 से 2 बन रहे हैं, तो 4 के जाने से 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबकी क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए सपोज मेरे पास ये बच्चों N2 3H2 2NH3, ठीक है, इनके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं बच्चों A और B, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A वो आपको अल्फा दे रखी है, ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक तरह से बच्चों बताओ 40% का मतलब आप ये भी तो कह सकते हो ना, 40/100, ये तो बोल सकते हो ना। यानी 40/100 का मतलब ये हो गया कि एक में से कितना गया, ये तो बात हुई। 40/100 का मतलब ये हुआ ना कि एक में से कितना गया। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। तो 40% है तो 1 में से कितना गया, बताओ बच्चों। 40% है तो 1 में से कितना गया? 0.4, और क्या 0.4 गया बच्चों, है ना। समझ में आ गई बात? तो अब बताओ इस अल्फा का मतलब आप समझ पा रहे हैं? इस अल्फा का मतलब, बोलो बच्चों, इस अल्फा का मतलब समझ पा रहे हैं? कितना गया, एक में से कितना गया बच्चों? एक में से कितना गया? अल्फा गया। तो एक में से अगर अल्फा गया तो ए में से कितना जाएगा? बोलो बच्चों। अरे एक में से कितना जाएगा? ए अल्फा जाएगा ना। बोलो बच्चों। एक में से अगर अल्फा जा रहा है ना, एक में से अल्फा जा रहा है तो ए मोल में से कितना चला जाएगा? ए अल्फा चला जाएगा। अरे चला जाएगा बच्चों। ये बात सबको समझ में आई क्या? विश्वजीत, तेरे को ये बात समझ में आई? अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज का मतलब 40% लिखा हुआ है, तो 40/100 बोल सकता हूँ ना। तो 40/100 अपने आप पे 1 पे हो गई ना। अरे 40/100 अपने आप 1 पे होगी कि नहीं होगी? ये अपने आप अंडरस्टूड। 40% बोलो, और चाहे इसको आप क्या बोलो, 0.4 बोलो, एक ही तो बात है। देव किशोर व्यास, तेरे मैथ्स में 100 मार्क्स हो रहे हैं भाई, हैं? कैसे आगे समझ नहीं आया मुझे तो। जितनी भी आए हो 98 तो आए होंगे। हाँ भैया। देखो 40% का मतलब क्या, आप 40/100 बोल सकते हैं ना। तो 100 में से 40 गया तो एक में से कितना? एक में से 40/100। अब जब मुझे ये पता लग गया कि एक में से इतना जा रहा है, तो ए में से कितना जाएगा? अल्फा का मतलब ये हो गया मोल्स विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक मोल में से जो जा रहा है वो हो गया, तो ए माइनस ए अल्फा, ठीक है। अब बताओ बी में से कितना जाएगा, बताओ।
बोलो बच्चों, बताओ। ये जाएगा 3a अल्फा और ये 2 के लिए कितना बनेगा? 2a अल्फा बनेगा बच्चों। अब देखो ये है बच्चों a अल्फा, 3a अल्फा और 2a अल्फा। रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा क्या? आएगा बच्चों 1:3:2 आएगा। और देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो। सपोज मेरे पास 2SO2 ये दे रखा है मैंने, ठीक है। इनके इनिशियल मोल्स ए और बी है, ठीक है। और मैंने ये बोल दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन वो अल्फा है। तो विश्वजीत इस अल्फा का मतलब क्या हुआ? पहले ये बता, अल्फा का मतलब क्या हुआ विश्वजीत? अरे विश्वजीत बोल तो सही। देखो अल्फा का मतलब सिंपल सही है वह कि ऑक्सीजन के 1 मोल में से जो जा रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल में से कितना चला गया? ऑक्सीजन के 1 मोल में से कितना चला गया? अल्फा चला गया ना बच्चों, बोलो। तो अब देखो 1 मोल में से अगर अल्फा चला गया बच्चों, 1 मोल में से अगर अल्फा चला गया तो बी मोल में कितना जाएगा विश्वजीत? बी मोल में से कितना जाएगा विश्वजीत? अरे आपसे कोई बोले एक केले का अल्फा रुपए, तो बी केले के कितने रुपए? बी अल्फा। तो ये लिखेंगे बच्चों। अब बताओ, अब ए माइनस क्या लिखेंगे? बोलो बच्चों, ए माइनस क्या लिखेंगे? अब समझ में आ रहा है बच्चों? क्या लिखोगे? 2b अल्फा, 2b अल्फा। आगे बात में जो यहां से गया है ना उसके अकॉर्डिंग ही बात करना आपको। समझ में आ रही है बात? अरे बात में ही, ये कौन बच्चा है जो 2a अल्फा बोल रहा है? हैं? अब बताओ बच्चों, SO3 के लिए क्या होगा? SO3 के लिए क्या होगा? बोलो बच्चों, 2b अल्फा। अब देखो ये 2b अल्फा, बी अल्फा और 2b अल्फा। देखो रेशियो लो, 2:1:2 आ गया क्या? अरे आ गया क्या? बोलो, आ गया बच्चों? बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब जैसे बच्चों मान लो आपको अल्फा की इसने कोई वैल्यू दे दी, तो वैल्यू देगा तो उस वैल्यू को रख के सोल्व कर सकते हो ना। जैसे देखो बच्चों सुनो, मान लो अगर मैं ये कहता आपको कि जैसे 2SO2 प्लस O2 ये है 2SO3, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 वो मान लो 20% है, ठीक है। और इनिशियल मोल्स मैंने आपको दे रखे हैं बच्चों, क्या? इसके दे रखे 10, इसके भी 10 और इसके 0। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने SO2 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दे रखी है? बोलो बच्चों, SO2 की कितनी दे रखी है? 20%। इस 20% का मतलब समझ रहे हो क्या? इस 20% का मतलब समझ रहे हो? देखो बच्चों क्या हुआ कि 100 मोल में से कितने मोल चले जाएंगे? 100 मोल में से 20 मोल चले जाएंगे, जाएंगे क्या? तो एक में से कितना जाएगा? 20/100 जाएगा। तो 10 में से कितने जाएंगे? 20/100। तो बोलो बच्चों 2 जाएगा ना? अरे 2 जाएगा, यानी 10 का 20% लेना था, लेना था। अब देखो एक तरह से ये अल्फा ही है,
अरे ये अल्फा ही था बच्चों। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अभी तक परसेंटेज नहीं आती और 12th पास है वो। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे बच्चे डॉक्टर बन के करेंगे क्या। 20/100 किस पे हो गया ये? 20/100 का मतलब 0.2 हो गया ना। अरे 20/100 0.2 हो गया। तो एक में से अगर 0.2 जा रहा है तो 10 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा ना। तो देखो बच्चों, 10 - 2 गया बच्चों। अब मुझे बताओ इसमें से कितना जाएगा? बताओ बच्चों। इसमें से 1 ही जाएगा ना। इसमें से 1 ही जाएगा। जाएगा बच्चों। अब बताओ इसके 2 से 2 बने तो बताओ कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे ना। अरे 2 बनेंगे बच्चों, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मान लो मेरे पास ये बच्चों 2SO2 2SO3 2 1 2। ठीक है, इसने ये बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं सीधा ही देखो। मैंने बोला अल्फा ऑफ ऑक्सीजन वो है बच्चों 25%। ठीक है, अल्फा ऑफ ऑक्सीजन है 25% है। ठीक है, तो मैंने देखो बच्चों इनिशियल मोल्स ले रखे हैं। इसके ले रखे हैं मान लीजिए 80, इसके 40। अब बताओ बच्चों कैसे सोल्व करोगे? सोल्व करके बताओ बच्चों। इस 25% का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अरे इस 25% का मतलब समझ में आ रहा है? वेरी गुड विश्वजीत, वेल डन। अनुराधा को समझ में आया तेरे को? अनुराधा, हाँ भैया। आपको 40 का कितना परसेंट सेंड कर देना है? 40 का कितना परसेंट सेंड कर देना है? 25%। 40 का 25% बताओ। 40 का 25% बताओ। सिंपल है बच्चों, 40 का 25% 10 होता है। इतना तो जानते होंगे। देखो बच्चों 25% ऑफ 40 तो 25/100 ये बोलेंगे बच्चों। तो देखो 10 मोल गए, तो देखो बच्चों इसमें से 10 गए हैं बच्चों। अब देखो बच्चों इसका जब 1 जाता है तो इसके 2 जाते हैं ना। इसके 2 जाते हैं बच्चों, जाते हैं। तो अभी इसके 10 गए हैं, तो 10 गए तो इसमें से 20 जाएंगे ना बच्चों, जाएंगे। अच्छा, इसके 1 से 2 बनते हैं तो इसके 10 के जाने से 20 बनेंगे, बनेंगे बच्चों। अब आप ये चेक कर लो कि जो आपने भेजा है, जो आपने भेजा है और जो बना है, क्या उनका रेशियो वही आ रहा है क्या जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 20 10 20 आ रहा है क्या? 20 10 20 रेशियो वही आ रहा है? आ रहा है बच्चों, बोलो। आ गया समझ में? विश्वजीत जी कुछ समझ में आया आपको? विश्वजीत जी, देवाशीष समझ में आया तेरे को? देवाशीष, ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट बात करते हैं। एक्टिव मास, है ना। ये एक्टिव मास क्या होता है? देखो सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। एक्टिव मास अगर देखा जाए ना, वैसे तो देखो इसका लिटरली मीनिंग क्या, नाम से पता लग रहा है कि गिवन सब्सटेंस का वो मास जो एक्टिवली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों। जैसे एक बात बताओ, क्रिकेट की टीम में एट ए टाइम कितने प्लेयर एक्टिवली मैच में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों? बताओ। 11 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। समझ में आ गया बच्चों? 11 प्लेयर का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं
कि एक ग्राउंड के अंदर एक टीम के 11 प्लेयर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सही बात है, पर ग्राउंड पर टीम 11 प्लेयर। आगे बात समझ में? ओके। अब मुझे बात हो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, बताओ बच्चों। केमिस्ट्री में अमाउंट की ऐसा यूनिट क्या है? मोल है बच्चों, मोल है, कंफर्म। अच्छा, हम जनरली वॉल्यूम को किस में प्रेफर करते हैं? वॉल्यूम को हम किस में प्रेफर करते हैं? लीटर में प्रेफर करना पसंद करते हैं ना बच्चों, लीटर में प्रेफर करना। तो अब देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि मोल्स विच आर प्रेजेंट, है ना, मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, या ऐसे सोचो प्लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन 1 ग्राउंड पर टीम। क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चों। यानी एक्टिव मास ऐसा कुछ अलग नहीं है, मैंने वही बोला जो मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं या कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं बच्चों। देखो क्या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो एक्टिव मास इसको बोल सकते हैं, देखो मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस which are present in 1 liter container is known as active mass। ठीक है, moles of a substance which are present in 1 liter container is known as active mass। तो बच्चों देखो, एक्टिव मास आपने क्या लिखा? आपने लिखा मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर में। याद है क्या बच्चों? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसी को अपन ने क्या बोला था? याद है क्या? मोलरिटी बोला था बच्चों। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन मोलरिटी बोलते हैं। तो एक तरह से देखो बच्चों, ध्यान दो आप कि आप है ना ये जो फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है ना बच्चों, जो एक्टिव मास फाइंड आउट कर रहे हो वो कुछ अलग नहीं है, वो क्या है? वो मोलरिटी है एक तरह से। अब देखो बच्चों, ये मोल्स क्या होंगे? मोल कैसे निकालोगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम इन लीटर। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? मोल निकालना पता है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, ऐसे निकालते हैं बच्चों। मोल्स निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है बच्चों? मोल्स निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, याद है क्या? डिवाइड, डिवीजन, एमडी करनी पड़ती है। हाँ जी बच्चों। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। देखिए मेरे पास ये कंटेनर है बच्चों, ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 250 ml और इसमें 4.25 ग्राम अमोनिया है। कितनी है बच्चों? 4.25 ग्राम अमोनिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है बच्चों एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक्टिव मास को हम किससे इंडिकेट करते हैं? पता है क्या बच्चों? एक्टिव मास को ब्रिकेट लगा के इंडिकेट किया जाता है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 4.25। ठीक है बच्चों, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट सारे जानते हो 17 होता है बच्चों। वॉल्यूम कितना है? 250, ऊपर क्या आ गया? 1000 आ गया। तो देखो बच्चों अब आप इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ गया बच्चों, 1m आ गया क्या? आगे बात समझ में, ये सबको क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा एक बात सुनो, हमारे पास फॉर्मूला ये है बच्चों, देखिए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम इन लीटर। ये बच्चों वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एक बात बताओ बच्चों, सॉलिड और लिक्विड इनका वॉल्यूम फिक्स होता है क्या?
बोलो बच्चों, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? होता है बच्चों, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब बताओ, अगर वॉल्यूम फिक्स है तो इनकी डेंसिटी भी क्या आएगी? इनकी डेंसिटी भी क्या आएगी बच्चों? फिक्स आएगी ना। देखो एक बात बताओ बच्चों, जैसे ये मेरे पास, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं डेंसिटी बोल सकता हूं क्या बच्चों? वेट इन ग्राम अपॉन, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ, डेंसिटी कितनी लेते हैं बच्चों आप? वाटर की डेंसिटी कितनी लेके चलते हैं आप? 1 लेके चलते हैं ना, फिक्स है ना। अब जैसे सपोज बताओ, आपने आपने क्या किया, मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी की बात अगर अपन करें तो 1 लीटर पानी का मास 1000 ग्राम था। अब मान लीजिए 2 लीटर पानी लिया आपने, है ना बच्चों, 2 लीटर पानी लिया, तो वॉल्यूम डबल हुआ तो मास भी तो डबल हुआ होगा ना। अरे वॉल्यूम डबल हुआ तो मास भी डबल हुआ, तो रेशियो तो अभी भी क्या आ रहा है? रेशियो तो अभी भी वही आ रहा है ना बच्चों। अरे समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पक्का होता है ना। तो मुझे बताओ कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास क्या आएगा? बोलो बच्चों, सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास क्या आएगा फिर? 1 आएगा ना। अपन उसको एक्चुअली कांस्टेंट लेते हैं और न्यूमेरिकल में अपन उसको 1 लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, आगे 1 क्यों लेते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विश्वजीत जी, ये बात समझ में आई आपको? विश्वजीत जी, हाँ जी। अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोल सकते हैं कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड density and molecular weight are two constant parameters है बच्चों। For solid and liquid, density and molecular weight are two constant parameters, and that's why, है ना, and that's why solid and liquid have constant active mass, and in numericals it is taken 1m। ठीक है बच्चों, इसको न्यूमेरिकल में अपन कितना लेंगे? 1m। अपन इसको बच्चों आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैं लिख देता हूं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन क्वेश्चंस। सुने ना भैया, जो बच्चा ध्यान नहीं देता है ना वो पहले देख लेना, मैंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया है लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन क्वेश्चंस। अब ये क्यों लेते हैं वो क्वेश्चंस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखो बच्चों, मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि देखो बच्चों, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड is present in 10-liter container, then its active mass will be, बताओ बच्चों, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is present in 10-liter container, then its active mass will be, बोलो भाई, बोलो बच्चों। 1 है बच्चों। आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने क्या लिख रखा है? सॉलिड लिख रखा है, कोई सोल्व करने मत बैठ जाना। आंसर क्या जाएगा? 1m जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा बच्चों? 1m। क्लियर है क्या? अब न्यूमेरिकल में अपन इसको कैसे आगे लेंगे, आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो अपन इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1 लेने से क्या फर्क
फर्क क्यों नहीं पड़ा? कांस्टेंट और वन फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो आगे देखेंगे बच्चों। अब एक बार बताओ बच्चों, जैसे मैंने ये एक गिलास पानी ले रखा बच्चों, ठीक है। इस एक गिलास पानी में मान लीजिए मैंने 1 स्पून NaCl मिला दिया, मान लीजिए बच्चों, है ना। 1 स्पून NaCl मिलाया, बोलो बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ NaCl इस तरह से आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, NaCl Na+ और Cl- आ गया बच्चों, आ गया। अब मुझे बताओ ये वाटर कैसा होगा? सोल्टी होगा। ये वाटर सोल्टी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने इसमें 2 स्पून NaCl मिला दिया, तो ये पहले से ज्यादा सोल्टी हो गया या उतना ही रहा या कम हो गया? बताओ बच्चों, पहले से ज्यादा सोल्टी हो गया या उतना ही रहा? ज्यादा हो गया ना बच्चों, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब बोलो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है ना, इंक्रीज या डिक्रीज? चेंज हो रही है ना, इतना तो समझ पा रहे हो आप? आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो रही है तो क्या इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है क्या? क्या इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है क्या? नहीं है ना बच्चों। समझ में आ गया? आ गया बच्चों। तो देखो अपन ये बोलेंगे कि देखिए एक्टिव मास ऑफ aqueous ions is not constant, है ना। एक्टिव मास ऑफ aqueous ion is not constant because with increase in amount of given substance, a given electrolyte, concentration of ions increases। क्या बच्चों? concentration of ions increases। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, Na+ एक्वस या Cl- एक्वस, इनका एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, ये बात सबको समझ में आएगी? चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेते हैं बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको अपन लिखेंगे LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो बच्चों, ये जो रूल है ना, वो किसने दिया था? गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। किसने दिया? गुल्डबर्ग एंड वागे ने दिया, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटली it was proved by बॉन्डेस्टीन। तो किसने प्रूव किया? बॉन्डेस्टीन ने इसको प्रूव किया। अब साइंटिस्ट के नेम तो वैसे आजकल तो आते नहीं है ना, बट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप देख लेना थोड़ा। अब देखो बच्चों, क्या क्या कहता है कि इस चीज को थोड़ा समझना बच्चों। मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, क्या कहते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, is directly proportional to the product of molar concentration or active mass of reactant। अब बच्चों, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करो।
देखो मान लो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान दीजिए, देखिए ये लिखा मैंने बच्चों, ए से एक प्रोडक्ट बना बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों बताओ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इस ए पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? आप जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। तो जैसे आप मान लीजिए गेहूं को पीस रहे हो, है ना, तो आटा ज्यादा से ज्यादा आए आपके पास, तो आप गेहूं जितना ज्यादा डालोगे उतना ही तो आटा आएगा ना। बोलो बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब बताओ बच्चों, सपोज मैंने ऐसे लिखा ए प्लस ए, ये प्रोडक्ट बना बच्चों। मैं बोलूंगा देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। फिर ये मैंने लिखा इस ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर लिखा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे वाले ए के अकॉर्डिंग, लिखा बच्चों, लिखा। अब बताओ इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो क्या ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अब अगर मान लो मैं ये लिखता हूं ए प्लस ए प्लस बी प्रोडक्ट, है ना, ए प्लस ए प्लस बी ये प्रोडक्ट है। अब देखिए बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो ए का तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और बी के लिए ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ, ऐसा आ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास। देखो बच्चों ये प्रोडक्ट है बच्चों। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है, विद रेज्ड पावर, अपन ये कह सकते हैं विद रेज्ड पावर। बोलो बच्चों, कुछ पावर लगी है ना, ए का स्क्वायर बी की पावर 1, है ना, विद रेज पावर, एंड दिस पावर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है क्या बच्चों? बोलो। आप इस ए को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, 2a। इस इक्वेशन को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, बोलो बच्चों, 2a। बोलो बच्चों, लिख सकते हो क्या? अरे समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और सुनना ढंग से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, एक टर्म लिखेंगे अपन, डेल्टा एनजी। ये क्या है? ये डेल्टा एनजी समझो। डेल्टा एनजी इतना तो कन कि ये क्या है, डिफरेंस है ना बच्चों। बोलो बच्चों, डेल्टा एनजी क्या है? तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस है। इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे बच्चों, देखिए, gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant। बोलो बच्चों, क्या करते हैं, डेल्टा एनजी कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कौन से मोल, सिर्फ ये ध्यान रखना बच्चों, कौन से मोल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ
आपको गैसियस स्टेट वाले मोल्स लेने हैं और कोई मोल नहीं लेने। क्लियर है क्या बात? देखो मैं एग्जांपल से थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपसे कोई डेल्टा एनजी पूछे, बताओ बच्चों क्या आएगा इसका डेल्टा एनजी। देखो प्रोडक्ट के कितने मोल है बच्चों? प्रोडक्ट के 2 मोल है। रिएक्टेंट के देखो 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन के, टोटल 4 हो गए ना। अरे 1 मोल नाइट्रोजन का 3 ये, तो ओवरऑल कितना आ गया? -2 आ गया ना बच्चों, बोलो। -2 आ गया। तीसरे से देखो बच्चों, सपोज मेरे पास ये है CaCO3, ठीक है बच्चों, ये CaCO3 मान लीजिए इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो बताओ इसका डेल्टा एनजी बताओ। देखो बच्चों प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल एक ही है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपको दिख रहा है क्या? सॉलिड है। और रिएक्टेंट साइड कोई नहीं है, तो 1 ही आया ना, 1 ही आया बच्चों, बोलो आ गया। सपोज अगर आपसे ये कह दे तो KCl है ना बच्चों, और 3/2 O2 है ना, डेल्टा एनजी निकालना है, बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? देखो 1.5 -0, तो 1.5 आ गया बच्चों, बोलो क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों का क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखो अब एक काम करते हैं बच्चों, देखो अपन एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, N1A N2B, ठीक है बच्चों, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं M1C प्लस M2D, ऐसा लिखा मैंने, N1A N2B M1C M2D, ये लिखा बच्चों। अब बताओ मेरे को ये क्या है बच्चों, ये रिएक्टेंट है क्या? है बच्चों। और ये क्या है बताओ बच्चों? ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बोलो। अब बच्चों देखो आप इधर जा रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन। और इधर आ रहे हो, ये कौन सी रिएक्शन है इसकी बताओ? ये है इसकी बैकवर्ड रिएक्शन, है बच्चों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। अब सबसे पहले काम करो, देखो बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि बताओ gaseous moles of product, gaseous moles of product that is NP, बोलो क्या है? M1 प्लस M2 है ना, बोलो gaseous moles of product है बच्चों। फिर gaseous moles of reactant NR है बच्चों, N1 प्लस N2 है बच्चों। अब बताओ अगर डेल्टा एनजी निकालना है, डेल्टा एनजी निकालना है तो क्या करोगे? बोलो आपको M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, ऐसा करेंगे क्या? करेंगे बच्चों? अरे ये बात सुनाई, प्रोडक्ट के गैसेस मोल में से रिएक्टेंट के गैसेस मोल मैंने माइनस कर दिए। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, अब एक बात सुनो, अब देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखनी है, मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट है? बताओ बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बताओ, ए और बी है, तो आप बच्चों इसको ऐसा लिखोगे क्या? ए की पावर N1 और बी की पावर N2, बोलो सही बात है। अब देखो बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा
तो अपन इसको लिख देते हैं बच्चों के एफ ए की पावर n1 एंड बी की पावर n2। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये के एफ क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। हमने अब इक्वेशन किसकी लिखी है? बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की लिखी है ना? हमने इक्वेशन जो लिखी है वो रेट ऑफ रिएक्शन की लिखी है ना बच्चों? बोलो, तो कांस्टेंट का नाम क्या पड़ गया? रेट कांस्टेंट नाम पड़ गया। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों, आरबी, तो मुझे बताओ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट है? अब बताओ बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट है? दिख रहा है बच्चों? उल्टा चलाना है आपको, तो उल्टा सीओडी है, ये लिखेंगे बच्चों सी की पावर m1 एंड डी की पावर m2। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बैकवर्ड सी की पावर m1 एंड डी m2? ऐसा हो गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अपन कह सकते हैं क्या कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा बच्चों? देखो आर एफ इक्वस टू आर बी। अच्छा, ये के बी तो पता लग गया बच्चों? के बी क्या बताओ? ये हो गया रेट कांस्टेंट। अच्छा, एफ का मतलब समझ गए? देखो के एफ का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना? एफ का मतलब फॉरवर्ड हो गया बच्चों, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हो गया बच्चों? बोलो। अब बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या आप लोगों ने? बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? याद है क्या कल? इक्विलिब्रियम स्टेट हमने कल क्या बोला था? याद करो। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए। दिख रहा है बच्चों लिखा हुआ? दिख रहा है क्या? है ना बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए। तो देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, आर एफ इक्वल टू आर बी, यानी अब देखो बच्चों इसकी वैल्यूज रख दो आप, ए की पावर n1 बी की पावर n2 के बी सी की पावर m1 और डी की पावर m2। हो गया बच्चों? आगे बात समझ में? अब देखिए बेटा, अपन एक काम करें, यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो। अरे यहां तक समझ में आ गया है क्या? चलो बच्चों, अब देखो दोनों रेट कांस्टेंट को मैं एक साइड ले आया, बच्चों। ये हो गया बच्चों? बोलो। हो गया? अब मुझे बताओ, ये के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड, ये बताओ दोनों कांस्टेंट है ना? के फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कांस्टेंट है क्या? के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों कांस्टेंट है, तो बताओ दोनों का जो रेशियो होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा। अरे जो दोनों का रेशियो होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा, होगा ना? तो देखो बच्चों, इन दोनों के कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया? ध्यान दीजिए, अपन ऐसा कह सकते हैं, ऊपर आ रहा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ रहा है बताओ बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही आ रहा है ना बच्चों?
सी और डी देखो क्या था, ऊपर प्रोडक्ट साइड है और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट साइड है। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ, समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और concentration of product divided by concentration of reactant. Is it clear? बोलो भाई, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं बात करूं स्पेशल पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेंज ऑफ के इक्विलिब्रियम, बताओ क्या होगी? रेंज ऑफ के इक्विलिब्रियम क्या हो सकती है? कौन बताएगा? वैभव कुलरिया, बता भाई। 0 to 1। अच्छा, अनुराधा बताओ, अनुराधा बताओ। अच्छा भास्कर, 1000 से ज्यादा आता ही नहीं है क्या कभी? है भास्कर, 1000 से ज्यादा कभी आज तक आया ही नहीं क्या? तो फिर, अरे बाप रे, लोदिया जी तो इनफाइनाइट पे चले गए। देखो बच्चों सुनो, इसकी रेंज समझने की कोशिश करो आप। मान लो ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, मैंने लिखा के इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट और ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पहले के इक्विलिब्रियम ऐसा तो लिख सकता हूँ, प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला समझ आया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0 है ना, बोलो बच्चों, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0 कब आ सकती है? बताओ, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0 तब आ सकती है जब प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, या बोलो बच्चों रिएक्टेंट क्या हो आपका। बोलो बच्चों, अब बताओ, प्रोडक्ट ही जब 0 हो गया, प्रोडक्ट ही जब 0 हो गया तो क्या रिएक्शन हुई? प्रोडक्ट जब 0 हो गया तो रिएक्शन हुई? हुई नहीं ना। तो फिर आप इक्विलिब्रियम, आप एक बार इसको तो हटा दो, अपन इसको छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है ना। प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब तो अपन क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, है ना। बोलो, इसका मतलब तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई ना। बोलो बच्चों, ये बात हुई ना। अरे प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ, बात समझ में आई क्या? प्रोडक्ट 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा, आप पढ़ कौन सी रिएक्शन रहे हो बच्चों? आप पढ़ कौन सी रिएक्शन रहे हो? कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो? रिवर्सिबल, तो वो तो चलती है ना। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि के इक्विलिब्रियम इनफाइनाइट आ जाए, बोलो बच्चों, इनफाइनाइट आने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट 0 हो जाए, ये मतलब हुआ ना। रिएक्टेंट 0 का मतलब कि अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन, रिएक्शन हैज फिनिश्ड। बोलो बच्चों, रिएक्शन खत्म हो गई, ऐसा होता है क्या बच्चों? ऐसा होता है क्या? होता है बच्चों? आज तक तो नहीं हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो नहीं हुआ ना बच्चों। तो अब बताओ, हम क्या बोलेंगे कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू या तो 0 से ज्यादा और इनफाइनाइट से कम होगी। फिर क्या बात बच्चों, बोलो, ये बात सुनाई, के की वैल्यू थ्योरेटिकली 0 से ज्यादा और इनफाइनाइट से कम। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो, अरे ये बात समझ में आई क्या?
अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं बोलूं नेक्स्ट, मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको समझ रहे हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन। आप मुझे बताओ के इक्विलिब्रियम ज्यादा आ रहा है ना, बोलो बच्चों, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा कब आएगा, बताओ बच्चों, के इक्विलिब्रियम ज्यादा कब आएगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तभी आएगा ना बच्चों, के इक्विलिब्रियम ज्यादा तभी आएगा ना जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना, और रिएक्टेंट कम रहेगा। अब बताओ प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा या कम है, बोलो बच्चों। बीकानेर के एक फैक्ट्री में हर दिन मान लीजिए 100 केजी भुजिया बन रहा है और एक में 1000 केजी भुजिया बन रहा है, तो किसकी रेट ज्यादा हुई, बोलो बच्चों, जो 1000 केजी प्रोडक्ट कर रहा है, ये बात है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो अब देखो बच्चों, जैसे सपोज आपको ऐसा मैंने दिया कि ये मैंने बोला इस तरह से, इसका के इक्विलिब्रियम है 10⁻³ और इसका है 10⁻3। तो अब बताओ बच्चों, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो किस रिएक्शन की रेट ज्यादा है बच्चों, बताओ, किस रिएक्शन की रेट ज्यादा है, सेकंड वन की ना, बोलो बच्चों, सेकंड की रेट ज्यादा है बच्चों। अब देखो बेटा, इतना आप कल पढ़ के आना, ठीक है ना, इससे आगे अपन कल डिस्कस